स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त दुनिया के तमाम देश महाराष्ट्र की तरफ देख रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में उन्हें बहुत कुछ नजर आ रहा है। जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र का विकास हुआ है उसकी तस्वीरें आप सबने देखी है। अभी हाल फिलहाल में वेब समिट आपने देखी थी और उसके बाद अब नेटफ्लिक्स के फिर सीईओ से जिस तरीके से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बातचीत हुई थी, और ये सब इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र को अब तमाम बड़ी चीजों का हब बनाने की ठान चुके हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। और इसी बीच अब सिंगापुर के साथ भी एक बड़ी डील हुई है और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं किस तरीके से भव्य और दिव्य तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। सिंगापुर और महाराष्ट्र विकास के लिए किस तरीके से एक साथ आए हैं इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी। सबसे पहले ये बताइए कि ये सिंगापुर के साथ कौन सी डील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की है जिसकी चर्चा हो रही है? रोहित, 12 तारीख को यानी 12/8/2025 मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। वो इसलिए मैं बता रहा हूं कि दुनिया में सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे अच्छा किसको माना जाता है? सिंगापुर को सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सिंगापुर की जो कंपनी है, सिंगापुर की जो सरकार है, उसने मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 3-4 बड़े एग्रीमेंट किए हैं और वो महत्वपूर्ण है। जैसे पहला जो है वो भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल के फेज 2 का, ये पूरा जो डेवलप हो रहा है वो सिंगापुर और महाराष्ट्र सरकार दोनों मिलकर कर रही है। उसके बाद लीडर्स के बीच जो डायलॉग होगा ग्रीन एंड डिजिटल मैरीटाइम कॉरिडोर्स को लेकर, वो चल रहा है। उसके बाद डिजिटल इनोवेशन में कैपिटल और डाटा सेंटर एक है, उसका विकास है। ये जैसे अभी समझ में ऐसे बात नहीं आएगी, जैसे मैं बोल दूंगा कि चलिए भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल्स, तो बोलेंगे तो हाँ तो क्या। देखिए फेज 1 जो है बीएमसीटी का वो पूरा हो चुका है, अब फेज 2 शुरू होगा। जब हम केरला में विजिंगम, अगर हम पोर्ट की बात करते हैं ना, या फिर आप देखिएगा कि पिछले चंद सालों में 2-4-10 साल में भारत के आसपास जितने बंदरगाह हैं सबको रिनोवेट किया गया है, डेवलप किया गया है। और पहले क्या था कि एवरेज वेटिंग टाइम, मान लिया कि कोई जहाज मालवाहक आया और उसको बंदरगाह पे इंतजार करना पड़ता था और पता चलता कि 5-6 दिन इंतजार के बाद तब उसका सामान उतरता था और उसको आगे जाने की इजाजत मिलती थी। अब उस टाइम को कम करके 1 या 2 दिन किया गया है और आने वाले वक्त में घंटा में करने किया कि चलो कोई आएगा जहाज, 1 घंटे के अंदर सामान उतरेगा, वो जहाज आगे बढ़ेगा। इस लिहाज से इस देश में जितने भी बंदरगाह हैं उसको उस तरह से अपग्रेड किया जा रहा है जी। बीएमसीटी है वो मुंबई में पहला फेज पूरा हो गया, ये दूसरा फेज का है। इससे क्या है कि कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी और बहुत कुछ करना उसमें, जैसे कनेक्टिविटी बंदरगाह तक है, उसमें वहां पे जो टाइम लगता है वो सब बहुत कुछ ये होगा। अच्छा पंकज जी, इस देश के व्यापार को फायदा होगा है जो आप बता रहे हैं। अगर मैं इसी विकास में अगर पिछले कुछ वक्त की बात करूं, वेब समिट हुई जिसमें प्रधानमंत्री भी गए थे, दुनिया के तमाम देश से, हॉलीवुड से लेकर तमाम देशों के एक्टर एक्ट्रेसेस आए वहां पर, सिंगर्स आए, ऐसे बहुत से लोग जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं। फिर नेटफ्लिक्स के सीईओ से कुछ दिन पहले मुलाकात हुई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की, तो ये बात हुई कि नेटफ्लिक्स का भी हब या ऑफिस बहुत बड़ा बनेगा महाराष्ट्र में। तो ये महाराष्ट्र में बहुत एलन मस्क की यहाँ पर कंपनी आ गई, तो ये जो महाराष्ट्र की तरफ दुनिया के बड़े बिजनेसमैन देख रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? नहीं, इसके पीछे 3-4 कारण है। सिर्फ इतना ही नहीं, डिफेंस सेक्टर का सबसे बड़ा जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा जो वो प्लांट बन रहा है वो महाराष्ट्र में बन रहा है। एआई का सबसे बड़ा जो प्लांट है वो महाराष्ट्र में बन रहा है। आपने एलन मस्क का वो टेस्ला वगैरह का वजह पहला शोरूम खोला तो महाराष्ट्र में खोला। ये समुद्री नेविगेशन का सबसे बड़ा सेंटर महाराष्ट्र में बन रहा है। सबसे बड़ा डिजिटल और डाटा सेंटर जो बन रहा है वो महाराष्ट्र में बन रहा है। और बहुत सारे नंबर 1, जैसे पहला बुलेट ट्रेन होगा वो महाराष्ट्र से गुजरात के बीच में रहेगा। तो इनिशिएटिव जो सबसे, अब इसका कारण आप पूछ रहे थे क्या है, इसका कारण यह पहली बात है इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑलरेडी बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है मुंबई, आसपास मुंबई, पुणे, नासिक, इन सब में। दूसरा फ्रेंडली पॉलिसी,
किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी होता है कि मान लिया कि मैं किसी राज्य को डीमिंग नहीं करना चाहता, लेकिन सपोज कि मान लिया कोई एक ऐसे राज्य में कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, इन सब में तो कितनी तरह की समस्याएं आती है। अब महाराष्ट्र, गुजरात, ये इवन कर्नाटक, हरियाणा, यूपी, ये सब है ना ग्रोथ इंजन है भारत के। यहां ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर सेट है, सारी फैसिलिटी दी हुई है, पॉलिसी के स्तर पे आसान है। आप जाइए, वन विंडो सिस्टम के तहत सारी परमिशन मिल जाएगी। तो ये महाराष्ट्र ने इनिशिएटिव लिया है। आपको ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन आपको बिजनेस का परमिशन मिलेगा। आपको ऑनलाइन पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सब करके देंगे। आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। सिक्योरिटी अच्छी हो, सिक्योरिटी, बिजनेस इन्वायरमेंट, ये बहुत बड़ा इशू है। वो एक व्यापार करने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए ना, कि आप मान लिया कि मैं महाराष्ट्र में फैक्ट्री लगाना चाहूंगा, तो पता चला कि जैसे मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, मैं जिस जगह को जगह अलॉट कर दिया, वहां बिजली पहुंच गए, वहां पानी पहुंच गए, मैंने अप्लाई किया, वहां पे पता चला ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, ट्रकें आ रही है, मेरा माल उठाकर बाजार है, बाजार में ले जा रहे हैं, बिक रहा है, तो मैं क्यों नहीं वैसी जगह पे लगाऊंगा ना। लेकिन इसी महाराष्ट्र की दो तस्वीर आती है। ये हो रहा है। एक वो नेता है जो कि देश में एक दूसरे राज्य के प्रति विवाद करवाना चाहते हैं भाषा के नाम पर, दूसरी ये तस्वीरें आती हैं दूसरी तरफ से, सरकार की तरफ से। नहीं, ये देखिए, ये हिंड्रेंस रहेगा। वो अगर एक सर पर दौड़ने वाले लोग हैं ना, तो कुछ उनके राह में कांटे बिछाने वाले भी लोग हैं। महाराष्ट्र का फायदा वैसे लोगों से नहीं है जो कि महाराष्ट्र के विकास में कांटे बिछाए। अब बताइए, कोई भी इन्वेस्टर आएगा, अगर उसको पता चलेगा कि भाषा के नाम पे वहां दंगा फसाद चल रहा है या लॉ एंड ऑर्डर खराब है, तो क्या वो इन्वेस्ट करेगा? क्या वहां के लोगों को फिर रोजगार मिल सकेगा? अंत में मकसद क्या है? रोजगार ही है ना। अब बताइए, बहुत सारे फैक्ट्री आएंगे, इंडस्ट्रीज आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, पूंजी आएगा, तब तो उस राज्य का ग्रोथ होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर उस राज्य का आप माहौल खराब कीजिएगा, जो नौजवान जो वहां पढ़ने आएंगे उनको भाषा के नाम पे पीटिएगा, या फिर जो मजदूर काम करने आएंगे उनको परेशान कीजिएगा, तो क्या ये इन्वेस्टर इस बात को नहीं देख रहा है? ये महाराष्ट्र की जनता को सोचना है, समझना है कि कौन ऐसा है जो महाराष्ट्र के विकास के लिए तन मन धन से लगा हुआ, और कौन ऐसा है जो पिटी पॉलिटिक्स, में इसे पिटी पॉलिटिक्स ही कहते हैं ना। क्या फर्क पड़ता है मुंबई में अगर कोई मराठी बोले, हिंदी बोले, अंग्रेजी बोले, गुजराती बोले, कन्नड़ बोले, तेलुगु बोले, सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुंबई के किस काम का है वो आदमी। अगर वो कुछ मान लिया कि बहुत अच्छा इनोवेशन कर रहा है, या फिर उसने एक बहुत अच्छी फैक्ट्री लगाई है, एक ऐसा रेस्टोरेंट चेन खोला है जिसमें सैकड़ों लोगों को रोजगार है, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो कन्नड़ में बोल रहा है या मलयालम में बोल रहा है? बिल्कुल। आखिरी सवाल पर ये इस तरह दुनिया में कोई भी देश, कोई भी राज्य इस तरह की चीजों में फंसकर आगे नहीं बढ़ सकता। आखिरी सवाल मेरा आपसे यहां पर यह कि देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान महाराष्ट्र का रहा है, अभी भी है। ऐसे में अगर इस तरीके से वहां पर काम होता गया, इस तरीके से दुनिया भर की तमाम कंपनियां आएंगी, तो क्या महाराष्ट्र और प्रदेशों से गैप बहुत ज्यादा बढ़ा लेगा जीडीपी में योगदान देने में? देखिए, मैं 4-5 राज्यों का नाम लेता हूं, वो भारत के ग्रोथ इंजन है। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये चेन्नई का नाम आ रहा है, मतलब तमिलनाडु का। आईटी हब के रूप में बेंगलोर और हैदराबाद। उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में महाराष्ट्र आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज्यादा जोर है। आपको शायद आज ही देश के कैबिनेट में केंद्र की सरकार ने एक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी विकसित की है कि अगले 10 साल में, अभी तो 20,000 करोड़ का रखा है इनिशियल फंड, तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र उसमें आता है। जो अरे उत्तर प्रदेश को देखिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा, वो जेवर एयरपोर्ट, और गाजियाबाद, और कहां कानपुर, ये गजब विकसित कर रहे हैं भाई। हरियाणा को देख लीजिए, हरियाणा ने अपने आप में को कितना मॉडिफाई किया है। तो इन चंद राज्यों को का नाम मैं जानबूझ के ले रहा हूं ताकि दूसरे राज्य हैं इनसे कैसे मेकअप किया जाए, कैसे कोपअप किया जाए। देखिए, आप गरीब का जात करके गरीबी दूर नहीं कर सकते। आपको पॉलिसी बनानी होती है, अपने राज्य में माहौल देना होता है। और खास करके मैं पूर्वी भारत के राज्यों को, जैसे बंगाल हो गए, असम हो गए, उड़ीसा हो गए, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, इन सब राज्यों को देखिए। उत्तर प्रदेश भी कभी बीमारू राज्य था, कभी मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य में आता है, पर आज देखिए उन राज्यों की क्या स्थिति है। इंदौर लगातार सबसे क्लीनेस्ट सिटी आ रहा है।
एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश का लगातार सबसे ज्यादा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में देखिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है। जितने एक्सप्रेसवे भारत में बने हैं, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे आज उत्तर प्रदेश में बने। बिल्कुल एक बार आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा जाके घूम के, गाजियाबाद घूम के चले आइए और फिर अपने राज्य झारखंड या बिहार या उड़ीसा में आकर देखिए। बिल्कुल, ये तमाम राज्य हैं और उसमें महाराष्ट्र सबसे ऊपर है जीडीपी में योगदान देने में। और जिस तरीके की तस्वीरें अभी दिख रही, आने वाले वक्त में महाराष्ट्र और ज्यादा देश की जीडीपी में योगदान देने के लिए तैयार है। फिलहाल सिंगापुर के साथ मिलकर जो ये बड़ा काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार कर रही है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बाकी बने रहेगा हमारे साथ, देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।